नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जहां भी होंगे कर रहे होंगे खूब सारे मजे। आप सभी का स्वागत है शिक्षास्त्र एजुकेशन में। अगर आप चाहते हैं आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक वाइज सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो सबसे पहले इस चैनल को शिक्षास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिले टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 पढ़ रहे थे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हम फैक्टराइजेशन मेथड देख चुके हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला देख चुके हैं, है ना। आज हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। जो आप लोगों को मालूम है कहाँ लगता है ये, जो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था उसमें रूट के अंदर जो टर्म लिखी रहती थी b² - 4ac, उसी को हम डी बोलते हैं। क्यों है ये इतना जरूरी? इसकी मदद से आप नेचर ऑफ रूट्स बताते हैं, रूट्स का नेचर बताते हैं। रूट्स मतलब एक्स की जो अलग अलग वैल्यू आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर, क्या वो सेम आएंगी या डिफरेंट आएंगी, रियल आएंगी कि नॉन रियल आएंगी, ये सब हमें डिस्क्रिमिनेंट बताता है। तो चलिए इस चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ना है, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट्स। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उसके बारे में तो पहले जान ले, है ना। तो चलो हेडिंग डालिएगा नेचर ऑफ रूट्स, है ना। नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स मतलब जो एक्स की वैल्यू आती है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं उनको हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स किसकी मदद से बताया जाता है? डी की मदद से। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसी से हम बताएंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या आने वाले हैं। b² - 4ac क्या ना भैया, b a c ये कौन है? तो मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म बताओ, तो आप बोलोगे ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a ≠ 0 होता है। मैंने बोला बिल्कुल सही। यहाँ पे जो a है वो कौन है? x² का कोफिशिएंट। b कहाँ से मिलेगा? b कहाँ से मिलेगा? x का कोफिशिएंट से। और c कौन है? क्या ना, c है कांस्टेंट टर्म। c है कांस्टेंट टर्म। तो अगर एक कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे, हमें ABC मिल जाएंगे। ABC उठा के हम इस इक्वेशन में रख देंगे b² - 4ac में। कहना भैया अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो d की 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि d का आंसर पॉजिटिव आ जाए, कहना ठीक है। और दूसरा केस तो मैंने बोला d का आंसर 0 आ जाए, और तीसरा केस कहना d की वैल्यू जो आंसर है वो नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव, ये ब्रैकेट में नेगेटिव लिख दे रहा हूं। और कोई केस पॉसिबल है क्या? आप सोच के बताओ मुझे। डी के कोई और केस पॉसिबल है क्या? या तो डी पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या 0 हो सकता है ना। जब इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या ना, अगर डी पॉजिटिव आ गया मतलब डी का आंसर 0 से बड़ा आ गया तो जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? तो मैं बोलूंगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट मतलब अलग अलग, सेम नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। एक 3 आया तो अगला 3 नहीं होगा, 4 होगा या 5 होगा या -3 होगा, सेम नहीं होंगे। इसलिए बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये रियल का मतलब क्या है? रियल का मतलब होता है रियल नंबर, है ना। रियल का मतलब रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? वो जो नंबर लाइन पर पाए जाते हैं, एक्स एक्सिस पर पाए जाने वाले सभी नंबर को रियल नंबर बोलते हैं। इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर सब कुछ आ जाता है। रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? -∞ से लेके +∞ तक जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये पहली लाइन का मतलब समझ में आया कि रियल होंगे, रियल नंबर आएंगे और अलग अलग आएंगे। दूसरा केस क्या है कि ना भैया, अगर d 0 आ गया तो, अगर d 0 आ गया ना तो जो रूट्स होंगे ना, रूट्स आर रियल तो होंगे, रियल नंबर आएंगे, एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल का मतलब रियल तो मतलब समझ गए, इक्वल का मतलब सेम मतलब अगर एक 3 आया तो दूसरा भी 3, अगर एक 4 आया तो दूसरा भी 4, अगर एक 10 आया तो दूसरा भी 10, मतलब सेम आएंगे और रियल तो आएंगे ही, है ना। d अगर नेगेटिव आ गया तो तीसरा केस, है ना। तो अगर d नेगेटिव आ गया तो जो आपके रूट्स होंगे, है ना, रूट्स आर नो रियल रूट्स, है ना। इसे अपन ऐसे लिख देते हैं, नो रियल रूट्स मतलब कोई भी रियल नंबर नहीं आएगा। नो रियल रूट्स का मतलब है कि कोई भी रियल नंबर रूट्स नहीं आएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आप बोलोगे कि रियल नंबर नहीं आएगा तो फिर कौन सा नंबर आएगा, है ना। हमने तो रियल नंबर ही पढ़ा है, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इररेशनल, फिर रियल पढ़ लिया। सबसे बड़ा रियल नंबर होता है क्लास 10th में। फिर ये रियल नहीं आएगा तो कौन सा नंबर है दुनिया में जो हमें नहीं मालूम?
तो मैं बोलूँगा इसको थोड़ा अपन और एक्सटेंड करेंगे क्लास 11th में, अभी आपके सिलेबस में इतना है। फिर भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। क्या, अगर कोई नंबर रियल नहीं है ना तो नंबर दो टाइप के होते हैं। कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिख देते हैं ना, इसको मिटा देता हूँ। नंबर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला नंबर होता है रियल नंबर और दूसरा नंबर होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर कौन से, वो जो रियल नहीं है। रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, क्या ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं उनको रियल नंबर बोलते हैं। और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर लिखे जाते हैं आयटा के फॉर्म में, आयटा, आयटा स्क्वायर, इसको पढ़ते आयोटा। तो अगर आप यहाँ लिखा है नो रियल रूट, तो लोग फिर बुक में समझ नहीं पाते कि ना रियल रूट लिखा है, नो रियल रूट मतलब रियल रूट नहीं आएगा तो कौन सा नंबर आएगा, है ना, हमारे पास तो रियल ही नंबर है सबसे बड़े। नहीं, एक नंबर और होते हैं इमेजिनरी नंबर, जो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, इसलिए उनके बारे में उन्होंने इमेजिनरी नंबर नहीं लिखा, उन्होंने लिखा नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं है। फिर मैंने आपको ये बताया कि रियल रूट नहीं है मतलब इमेजिनरी रूट्स हैं। और इमेजिनरी नंबर कब पढ़ेंगे आप, क्लास 11th में, अभी नहीं है आपके पास। तो आपको क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स क्या हो सकते हैं, या तो रूट्स रियल होंगे या नॉन रियल होंगे, मतलब रियल नहीं होंगे। तो अगर रियल होंगे तो दो केस पॉसिबल है, या तो डिफरेंट होंगे या सेम होंगे। डिफरेंट कब होंगे, जब डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और सेम कब होंगे, जब डी की वैल्यू 0 आएगी। और अगर डी नेगेटिव आ गया तो रियल रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कब सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्व हम तब करते हैं, इन दो केसों में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस केस में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी नहीं करते। कहना क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें रियल रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और क्लास 10th में जो आपके नंबर्स आने पढ़े हैं आपने, वो रियल नंबर पढ़े हैं, तो आंसर रियल नंबर आना चाहिए, तभी तो आप सामने वाले को बताओगे। अगर आंसर इमेजिनरी नंबर आ रहा है ना, और इमेजिनरी नंबर इस साल सिलेबस में है ही नहीं, तो आप उनको सॉल्व करके क्या करेंगे। तो इसलिए जब वो बोलेंगे अगर ये दो आंसर आते हैं, है ना, डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये डी की जरूरत पड़ी क्यों नेचर ऑफ रूट्स की, कि बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें हम ये बता सकते हैं कि जो इसमें एक्स की वैल्यू आने वाली है वो सेम आने वाली है या डिफरेंट आने वाली है, रियल आने वाली है या इमेजिनरी आने वाली है। ये सब हमें डिस्क्रिमिनेंट डी बता देता है, इसलिए इतना जरूरी है। हर बार थोड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम टाइम खराब करेंगे, हम डी निकाल लेंगे 2 मिनट में, क्योंकि आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में टाइम लगता है ना। चलो बिना टाइम खराब करे क्वेश्चन करते हैं, और बहुत छोटी एक्सरसाइज है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पहला क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हमें रूट्स का नेचर बताना है। नेचर मतलब वही कि रियल है कि डिफरेंट है, रियल है कि इक्वल है कि नो रियल रूट्स है, बस ये 3 नेचर होते हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। देखो उन्होंने बोला अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं तो फाइंड करो। रियल रूट्स कब एग्जिस्ट होते हैं, तब होते हैं तब या तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या डी की वैल्यू 0 हो, तभी रूट्स रियल होंगे। तीसरे केस में तो रूट्स नॉन रियल हो जाते हैं, नो रियल रूट्स। तो उस टाइम पे हम फाइंड नहीं करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मतलब सॉल्व नहीं करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, तो आपको बस डी की वैल्यू निकालना है। चलो डी कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे गिवन। मैं एक क्वेश्चन आपको हमेशा स्टार्टिंग में ऐसा बताता हूं कि आपको एग्जाम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन का भी एक नंबर मिलता है ना। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें आप गिवन, ये तो आपको क्वेश्चन पेपर पे लिखी हुई होगी। तो 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी आपने। फिर यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर, कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करेंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c प्लस 0 से। इसी से क्यों करेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के बाजू में a लिखा हुआ है, वहाँ एक्स स्क्वायर के बाजू में 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू 2 आ गई। फिर b की वैल्यू कितनी आ गई, क्या ना -3, क्योंकि x के बाजू में b है, यहाँ x के बाजू में -3 है। और c कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म, जिसके पास x नहीं है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है 5, तो c की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, ABC मिल गया कंपेयर करके, जो कि आप ओरली भी निकाल सकते थे, लेकिन रिप्रेजेंट करेंगे तरीके से ऐसे। फिर हम लिखेंगे फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, डिस्क्रिमिनेंट पूरा लिखेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैं b की वैल्यू पुट करूंगा, है ना, b कितना है 3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, डायरेक्ट कर दे, छोटी मोटी कैलकुलेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। माइनस का 4, a मतलब 2 और c मतलब 5, तो 2 इंटू 5, ये मैंने ए बी पूरी की वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व करें भाई, तो ये कितना आ रहा है 9 माइनस का 5 2 10 40,
और ये आ गया माइनस का 31। अरे ये तो निगेटिव आ गया, डी की वैल्यू आ गई नेगेटिव। हाँ, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हम एंड में ये लिखेंगे सिंस डी लेस देन 0। देखो डी नेगेटिव मत लिखा करें, डी लेस देन 0, ये सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल के साथ खेलना सीख जाओ। जैसे जैसे बड़ी क्लासेस होते जाएंगी वो मैथमेटिकल सिंबल के साथ खेलेंगे। वो ऐसा लिखते हैं डी ग्रेटर देन 0। मैंने ब्रैकेट में आपके लिए पॉजिटिव लिखा था कि ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि पॉजिटिव आंसर आए, ठीक है, 0 से बड़ा आंसर आए, है ना। तो अगर डी लेस देन 0 है, आपका नेगेटिव आया है, तो आप नेगेटिव नहीं लिखेंगे, आप मैथमेटिकल सिंबल में लिखेंगे सिंस डी लेस देन 0 देयरफॉर नो रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट। कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इसके, ठीक है, इसलिए हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। उन्होंने बोला था नेचर बताओ, तो नेचर क्या है रूट्स का, नो रियल रूट्स, मतलब कोई रियल रूट्स नहीं है, ये इसका नेचर है रूट्स का कि रियल नंबर नहीं आने वाले। नेचर हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि अगर रियल रूट्स आने वाले हैं तो सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो रियल रूट्स आए नहीं है तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आपको एग्जाम में बस इतना ही करके आना है ना, बिल्कुल जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब हमारा टाइम बच गया सॉल्व नहीं करने का। हाँ, तो आप सोच रहे हो कि हर बार नेगेटिव ही नंबर, डी की वैल्यू नेगेटिव ही आए ताकि हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से हम बच गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, है ना। एक को पहला क्वेश्चन था, बच गए। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ना। अब मैं गिवन नहीं लिखूं कि लिखूं, चलो लिख देता हूं। गिवन क्या है 3x² माइनस का 4 रूट 2x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन दी हुई है। कंपेयर करें आप इसको, लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं हम जो कंपेयर तरीके से, मतलब स्टेप बाय स्टेप, फिर हम स्टेप कम करते जाएंगे, है ना, ताकि टाइम बच जाए हमारा। कंपेयर विथ किससे, ax² प्लस का bx प्लस c से कंपेयर करें आप, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो आपको a की वैल्यू 3 मिल गई, b की वैल्यू आपको माइनस का 4 रूट 2 मिल गई और c की वैल्यू आपको 4 मिल गई। कंपेयर करने में कभी गलती मत करें, यहाँ x² के बाजू में a है, यहाँ x² के बाजू में 3 है, तो इसका मतलब है कि a बराबर 3। यहाँ x के बाजू में b है, यहाँ x के बाजू में -4 रूट 2 है साइन के साथ, तो b की वैल्यू गई -4 रूट 2। यहाँ c मतलब कांस्टेंट टर्म है जिसके पास x नहीं है, तो वहां पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है जिसके पास x नहीं है, कहना 4 है, तो c की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। अब मैं d निकालूंगा। d कैसे निकालते हैं, b² - 4ac फॉर्मूले से। b की वैल्यू बोलो तो लिखा हुआ है माइनस का 4 रूट 2, इस बार डायरेक्ट नहीं करते, थोड़ा लिख लेते हैं। माइनस का 4 रूट 2 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। आपको मालूम है माइनस का ऊपर अगर इवन नंबर लिखी हुई है, इवन नंबर लिखा हुआ है तो माइनस हट जाता है, क्योंकि माइनस के ऊपर अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाता है वो, तो माइनस गायब। 4 का स्क्वायर 16 और रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32 आ गया, ठीक है। माइनस 4 3 जा 18, 18 4 जा, अरे यार ये तो ये भी नेगेटिव आ रहा है ना, आ रहा है ना नेगेटिव, हाँ 16 48 आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव आ गया। कितना आ गया माइनस का 16, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई नेगेटिव, इस बार भी नेगेटिव आई, ठीक है यार ये भी बार में बच गया। तो क्योंकि है ना, क्या लिखेंगे, सिंस डी लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट्स नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि डी नेगेटिव आ रहा है ना, पूरा लिख लेना सिंस देयरफॉर। अच्छा दूसरे क्वेश्चन में भी डी नेगेटिव आया, एक बार चेक कर लेना, है ना, क्योंकि चेक कर लेते हैं, क्योंकि हर बार क्या है दोनों क्वेश्चन में डी नेगेटिव आया यार, है ना। डायरेक्ट आ जाएगा 16 दूनी 32, ठीक है, 4 3 हमारा बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इस बार भी रियल रूट्स नहीं आए, है ना। रियल रूट्स का मतलब क्या कि जो आपकी एक्स जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आप, तो एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, वो रियल नंबर नहीं होंगे, कोई इमेजिनरी नंबर होंगे, है ना, जो हम नेक्स्ट ईयर सीखते हैं, इसलिए इसको सॉल्व नहीं कराया जाता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखते हैं कि डी कैसा आने वाला है। चलो इसमें हम डायरेक्ट कंपेयर कर लें, इसमें हम डायरेक्ट कंपेयर करके बताते हैं कि a 2 आएगा भैया, b -6 आएगा और c जो है वो 3 आएगा, ठीक है, a b c आ गए। फिर क्या करेंगे, हम d निकालेंगे, d की वैल्यू है 4b² - 4ac, ठीक है। b बोलो क्या नाम -6 का स्क्वायर होगा 36, -4, a मतलब 2, c मतलब 3, ये हो गया 36, ये कितना हो गया 4 दूनी 8 और 24 है ना 24, तो ये आ गया 12। अरे बहुत बढ़िया, डी पॉजिटिव आया,
एक तो डी पॉजिटिव है, 2 क्वेश्चनों से डी नेगेटिव आ रहा था, तो क्या लिखेंगे हम, सिंस डी ग्रेटर देन 0, क्या है, डी पॉजिटिव है, देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिफरेंट। रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट या डिफरेंट भी लिख सकते हो, है ना। टर्मिनोलॉजीज पे जरा खेलना सीखें आप, है ना। अगर उन्होंने डिस्टिंक्ट लिखा है तो उसका मतलब पता होना चाहिए, आप डिफरेंट भी लिख दें कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे, ठीक है। अगर उन्होंने बोला था, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर रूट्स रियल हैं तो सॉल्व करो, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सॉल्व क्या करेंगे, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है, 2x² माइनस का 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कितने मेथड है आपको सॉल्व करने के, आपके पास 2 तरीके, एक फैक्टराइजेशन मेथड जिसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोला जाता है, और दूसरा मेथड कौन सा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे C/4 फार्मूला भी बोला जाता है। हम किससे कर रहे हैं, हम कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे और कुछ क्वेश्चन C/4 से करेंगे, ताकि दोनों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलो, ये मेंशन नहीं करा है कहीं पे भी और ना ही कभी करेंगे कि इसी से करना है, ठीक है, इन क्वेश्चनों में। नहीं तो जो सिर्फ सॉल्व करने आएंगे उनमें क्वेश्चनों में जरूर मेंशन करा रहता है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से करो या C/4 से करो या फैक्टराइजेशन मेथड से करो, ठीक है। तो अगर मेंशन नहीं करा तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो हमें क्या करना रहता है फैक्टराइजेशन मेथड में, आपको मालूम है हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो क्या ना, वो कैसे पता करेंगे, तो उन्होंने एक हिंट दे दी थी आपको। क्या हिंट दी थी उन्होंने आपको ये बता दिया था कि वो जो 2 नंबर है उनको मान लो आप P और Q, ठीक है, मान लिया P और Q, उनका जो सम है वो आएगा कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर, मतलब -6 आना चाहिए, ठीक है। और वो जो 2 नंबर हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आना चाहिए कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब 3 × 2 के बराबर, मतलब 6 आना चाहिए, ठीक है। मतलब वो जो 2 नंबर हैं जिन्हें मुझे फाइंड करना है उनका जब मैं सम करूं तो -6 आए, और जब मैं उनका प्रोडक्ट करूं तो 6 आए। तो वो 2 नंबर कौन से होंगे, तो आपको पता करने के लिए आपके पास कौन सा तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप 6 से क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर, ठीक है, निकलवाइए भैया, 2 3 जा 3 बन जा, ये प्राइम फैक्टर आ गए 2 और 3। लेकिन टोटल फैक्टर कौन कौन से हो गए, 2 3 और 1, सब कुछ लेंगे हम। तो देखिए हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, ठीक है, 2 3 1। अब क्या करें, इससे हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले को सॉल्व करना है, 3 दूनी 6, है ना, और आप बनाना है। तो बनाओ भाई, कैसे बनाओगे आप, कि ऐसे कौन से नंबर हैं दुनिया में जिनका मल्टीप्लाई करने पे -6 आए, है ना, और प्रोडक्ट करने पे भी 6 आए, कौन से हैं वो, डी पॉजिटिव आ रहा है, 12 आ रहा है, रूट में आएगा, है ना, आपको रूट में लेना पड़ेगा। तो एक काम करो, आपको मालूम है डी अगर पॉजिटिव आए और अगर परफेक्ट स्क्वायर ना आए, आपको एक चीज़ बता देता हूं मैं आपको, है ना, अगर डी पॉजिटिव आ रहा है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा ना, तो ना फैक्टराइजेशन मेथड मत लगाओ। फैक्टराइजेशन मेथड से ना आप वो नंबर फाइंड नहीं कर पाओगे, रूट में आएगा नंबर, रूट में नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो रूट में नंबर आएगा, है ना, 12 का रूट। क्या ना, कैसे पता चला, तो मैंने बोला ना डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आ रहा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब जैसे यहाँ 12 लिखा है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 16, अगर यहाँ 16 आया होता तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकता था, 36 आया होता 9 आया होता, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से करो। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आ रहा है ना, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से मत करो। क्यों मत करो, क्योंकि जो डी होता है ना वो रूट के अंदर लिखा रहता है, याद है, डी स्क्वायर -4ac, यही फॉर्मूला होता है आपका, बी स्क्वायर -4ac माइनस का बी प्लस माइनस का अपॉन में 2a। तो अगर यही रूट, यही तो सॉल्व होकर आपको नंबर देगा x की वैल्यू, और अगर यही रूट सॉल्व नहीं हो रहा तो आपका आंसर जो है वो रूट में आएगा, और रूट में आंसर आएगा तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोचोगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है सोचना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से ना करके हम किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, जिसे बाय C/4 भी बोला जाता है। तो लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन उसके लिए तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो कंपेयर करो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा a = 2, b = -6 और c = 3, जो कि आप पहले ही लिख चुके हो, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है उससे सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सोचना पड़ेगा, उसमें रूट में बारे में सोचना पड़ेगा, सीधे नंबर नहीं आएंगे। तो कैसे पता चल गया, डी से पता चल गया।
अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से ही जल्दी हो जाएगा। लेकिन डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें, फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है कि माइनस का बी प्लस माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वैल्यू पुट करवाइए, x बराबर माइनस बी, बी मतलब -6, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने की गलती मत करना क्योंकि आप पहले ही निकाल चुके हो। देखो इस क्वेश्चन में बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी कितना आया 12, तो मैं डायरेक्ट 12 लिख देता हूं यहाँ पे, ये मैंने डायरेक्ट 12 लिख दिया, टाइम बचा लिया। क्यों मैं बार बार निकालूं जब मैं वो चीज निकाल चुका हूं तो ये फायदा मिल गया इस क्वेश्चन में। चलो ठीक है, नीचे लिखा हुआ है 2a, a कितना है 2, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 2 4 हो गया, ठीक है ये 4 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कहाँ करा जाए भाई सिंप्लीफाई, यहाँ कर ले सिंप्लीफाई थोड़ा, है ना, इतनी जगह में कर लेंगे हम। दो साइन आ गए, एक बार आप पॉजिटिव साइन लेंगे एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू क्या आई, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू आई भैया 6, ये प्लस माइनस में से आपको सिर्फ प्लस का साइन लेना है और ये √12 लेना है, ठीक है, और ये लिखा 4, ये आंसर आ गया आपको। आपको और सॉल्व करना है तो √12 को आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, और सॉल्व कर लो। √12 को क्या लिख सकते हो, देखो मैं लिख के बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं रूट को। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, जिन जिन की पेयरिंग हो रही है मतलब दो लोग हो रहे हैं, ये दो को इन दोनों की पेयरिंग हो गई तो इन 2 से इन दो नंबरों से एक 2 बाहर आ गया। इसकी पेयरिंग नहीं हो पाई, इसके पास कोई बंदा नहीं मिल पाया, तो जिसके पास बंदा नहीं मिला मतलब उसकी पेयरिंग नहीं हुई वो रूट के अंदर आएगा, और जिनकी पेयरिंग हो गई वो बाहर आ जाएगा रूट से, तो 2 2 से एक 2 मिल गया तो 2√3। तो इसका मतलब है 12 को 2√3 लिख सकते हैं बिल्कुल। कैसे लिखा मैंने, पेयरिंग करके लिखा है ना, तो इसको मैंने मिटाया और यहाँ x लिखा, यहाँ 6 अपनी प्लस और यहाँ इसको लिखा 2√3, ठीक है लिख दिया 4। इससे क्या होगा, सबको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया सारी टर्मों को, या 2 कॉमन लेके काट दिया, बात एक ही है जैसे आपको समझना है। सब हरी टर्म को 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करा 3, इसको 2 से डिवाइड करा √3 हो गया, और इसको 2 से डिवाइड करा तो √2 मतलब 2 हो गया। तो ऐसा कर सकते हैं, हाँ ये वही है कि अगर ऊपर से कॉमन लिया 2 का और नीचे 2 कट गया, अगर हर टर्म को 2 से डिवाइड कर दोगे तब भी बात वही है, ऊपर भी करना नीचे भी करना, ऊपर की सारी टर्म नीचे की सारी टर्म को 2 से डिवाइड करा। तो भैया ये तो एक आंसर आ गया, हाँ ये एक आंसर आ गया। अब एक आंसर कब आएगा, जब नेगेटिव साइन लेंगे, तो नेगेटिव साइन लीजिए आप, आपने नेगेटिव साइन लिया तो x की वैल्यू हो गई 6 माइनस का √12 है ना बाय 4, फिर आप √12 को क्या लिख देंगे, 6 माइनस का कितना लिख सकते हैं 2√3, ठीक है 2√3 बाय 4, फिर आप 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ लिख दें ये आ गया। आप 2 से हर टर्म को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3 माइनस का √3 बाय 4, ये आपका दूसरा आंसर आ गया। पहला आंसर कितना है, नहीं 2 आएगा ना नीचे, क्योंकि नीचे भी तो 2 से डिवाइड होगा, ये 2 आ गया। तो आपने क्या देखा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स जो है वो रियल एंड डिफरेंट है, क्यों है, क्योंकि डी की वैल्यू पॉजिटिव आई। पहला, अगर रूट्स रियल है तो हमें सॉल्व करना था, हमने कौन से मेथड से सॉल्व करा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जैसे सीरीज भी बोला जाता है। कैसे सॉल्व करा जाता है, एबीसी की वैल्यू निकाली, कंपेयर करके, किससे कंपेयर करके, जनरल फॉर्म से कंपेयर करके, है ना, हमें मालूम है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हमने फॉर्मूला यूज करा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और आंसर लाए। अब आप सोचो ये वैल्यू आप फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे सोचते, जब हमें 12 बनाना रहता है ना, जब हमें 12 बनाना रहता है और सम 7 चाहिए रहता है, तो आप नंबर इसे थोड़ा मिटा दो, है ना, यहाँ रफ कर रहा हूँ। सपोज करो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² माइनस का 5x प्लस का 6, है ना, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम करने पे -5 आए, ये देखो कोफिशिएंट ऑफ x, और प्रोडक्ट करने पे कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आए, मतलब 6 आए। तो आप कर लेते हैं, ये भी कर लेंगे ये भी कर लेंगे। कैसे, कौन से नंबर होंगे दुनिया में जिनका सम -5 आए और प्रोडक्ट करने पे 6 आए, तो आप बोलेंगे पहला नंबर होगा -3, दूसरा नंबर होगा -3 -2। देखो सम करने पे -5 आ रहा है, प्रोडक्ट करने पे 6 आ रहा है, लेकिन ये कैसे सोच लेते आप, कितने खतरनाक नंबर है। इसलिए फैक्टराइजेशन मेथड गलत तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप कौन से करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। कैसे पता चला, डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना आए तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन,
ठीक है, ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। उन्होंने बोला है कि आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। के कहाँ है? ये देखो मिसिंग कर दिया, के एक वेरिएबल इन्वॉल्व कर दिया, कुछ भी हो सकता है के, है ना, 1 2 3 रियल, है ना, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने बोला के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमेशा वो कुछ ना कुछ देंगे, अगर वो कोई चीज छुपा रहे हैं तो कुछ चीज बताएंगे भी। उन्होंने क्या बताया? सो दैट दे हैव, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट्स हैं, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। इक्वल लिखा मतलब रियल तो होंगे, इमेजिनरी हम पढ़ते ही नहीं है, तो 2 इक्वल रूट्स हैं। भैया इस लाइन का मतलब क्या है? 2 इक्वल रूट्स हैं। अगर इक्वल रूट्स लिखा हुआ है कहीं पे भी, इस लाइन को लोग मतलब ध्यान नहीं दे पाते। अगर रूट्स इक्वल लिखे हुए हैं तो रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डी कितना हो? 0। इसका मतलब है कि इन्होंने बातों बातों में ये बता दिया कि अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निकालेंगे तो वो 0 आएगा। बस इतनी जानकारी काफी है के निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करेंगे आप? कंपेयर करेंगे आप जनरल फॉर्म से, ax² प्लस का bx प्लस c से आप कंपेयर करेंगे। हमें a कितना मिल जाएगा? 2, b कितना मिल जाएगा? k, और c कितना मिल जाएगा? 3। b मतलब x का कोफिशिएंट, b मतलब x का कोफिशिएंट k, ठीक है। अब मैं d निकालूंगा। d कितना है? मुझे 0 दिया हुआ है। d की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है? गिवन दिया हुआ है आपको d दिया है आपको 0। d होता कितना है? क्या ना b² - 4ac होता है भैया, यही दिया हुआ है। d 0 दिया, उसका यूज करूंगा। b² - 4ac होता तो b² - 4ac = 0। b की वैल्यू k, तो ये हो गया k² माइनस का 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, 0, तो ये हो गया k²। कितना हो गया? 6 24 माइनस का 24 = 0। मुझे तो k चाहिए, k² थोड़ी चाहिए, है ना, ये एक इक्वेशन बनी है। तो 24 को उस साइड पहुंचा दिया, ये हो गया 24। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद है ना। d का यूज करा, d 0 कहां से मिला? उन्होंने बोला था रूट्स रियल है और इक्वल है ना, तो इसका मतलब है कि d 0 है, ठीक है। d 0 मिलेगा, k² की वैल्यू मिल गई। मुझे तो k चाहिए, k कैसे निकलेगा? k कैसे निकलेगा? यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा, क्योंकि स्क्वायर हटाना है मुझे, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या लिया जाता है? स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से k का स्क्वायर हट जाएगा और ये स्क्वायर सामने उस साइड जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन गया 24, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर गलत है। ये आंसर क्या है? गलत है। आधा सही है, आधा गलत है। कहना क्यों गलत है? तो मैंने बोला बताओ के के ऊपर पावर कितनी लिखी? आप बोलेंगे 2 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब रूट्स कितने आने चाहिए? 2। यहाँ पे क्वाड्रेटिक, यहाँ आंसर कितना आया? सिर्फ 1। दूसरा आंसर कहाँ है? तो याद रखिएगा, जब भी स्क्वायर रूट किया जाता है सबसे पहले प्लस माइनस का साइन लगाया जाता है, बाद में रूट आता है। लोग लगाना भूल जाते हैं। जैसे किसी ने बोला कि भैया x² = 16, ठीक है, तो x बराबर कितना? तो वो क्या करते हैं? यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, सामने वाले के ऊपर रूट लगा देते हैं, तो आंसर लिख देते हैं √16 मतलब 4। फिर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आंसर 2 आने चाहिए, आपका तो एक ही आंसर आया है, एक और आंसर कहाँ है? तो मैं बोलता हूं कि आप यहाँ प्लस माइनस लगाओ, यहाँ प्लस माइनस लगता है, मैंने ये बोला ही जाता है ना। कैसे याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 आंसर आएंगे, तो एक आंसर अगर प्लस में तो दूसरा माइनस में, तो इसलिए प्लस माइनस लगाया जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ प्लस माइनस लगेगा। इसका प्रूफ भी बता देता हूं मैं आपको कि +-4 आएगा कैसे, ठीक है। नहीं तो आप बोलो कि आपने बोल तो दिया, इसका प्रूफ भी तो बताओ। तो प्रूफ ये है कि 16 को इस साइड ले आओ और 4 का स्क्वायर लिख लो। लिख लिया, 16 4 का स्क्वायर होता है। a² - b² की आइडेंटिटी लग गई, तो a + b a - b। 2 ब्रैकेट का अगर प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो या तो पहले वाले ने 0 दिया होगा या दूसरे वाले ने 0 दिया होगा। अगर पहले वाले ने 0 दिया तो x की वैल्यू -4 आ गई, दूसरे वाले ने 0 दिया तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो आपने देखा कि x की वैल्यू +-4 आ गई। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x = +-4। इतनी प्रोसेस ना करना पड़े इसलिए हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इतना लंबा नहीं करते हम। 4 स्टेप क्यों खराब करें हम, जब एक ही स्टेप में आंसर आ रहा है। तो ये प्रोसेस भी सेम है। ये आपका आंसर आ गया। और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो। कैसे? √24 को कर सकते हैं ना। हम 24 को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 3 और यहाँ 3 1। किसकी पेयरिंग हो गई? इन 2 की पेयरिंग हो गई, तो ये दोनों आ जाएंगे रूट के बाहर। 2 से 1 बन जाएगा, 2 से 1 2 बनता है। इन दोनों की पेयरिंग नहीं हो पाई है ना, तो ये रूट के अंदर रहेंगे, मल्टीप्लाई में लिखा जाएंगे। 2 × 3 6, प्लस माइनस अपनी जगह, के अपनी जगह। ये आपका के की वैल्यू आ गई।
आपने देखा के की वैल्यू हमने किसकी मदद से निकाली, डी की मदद से। डी 0 दिया था, कहाँ लिखा था, उन्होंने लिखा था कि रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब डी 0 हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना। अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के नहीं दी, बनानी पड़ेगी। बनाओ भाई, अंदर मल्टीप्लाई कराओ, पूरे का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप कंपेयर करेंगे, आपको पूरा लिखना है कंपेयर करते वक्त। कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करो तो ए की वैल्यू के आ गई है ना, बी की वैल्यू माइनस का 2k आ गई और सी की वैल्यू 6 आ गई। एक्स के बाजू में जो भी लिखा हुआ है वो बी होगा, तो यहाँ -2k लिखा हुआ तो पूरा बी होगा। ठीक है, ए आ गया, के भी आ गया। फिर हम डी निकालेंगे, डी कितना दिया है हमें 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, कहना 0। रखवाओ भाई, बी की वैल्यू रखो -2k, तो -2k का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है k, सी की वैल्यू है 6। मल्टीप्लाई करवाओ, मतलब स्क्वायरिंग करवाओ, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 और ये k हो गया, तो माइनस का 24k हो गया। इक्वल टू में 0 चल रहा था, आप क्यों भूल गए लिखना। ठीक है, चलो यहाँ तक पहुँच गया, मुझे k की वैल्यू निकालना है। कहाँ तक कहानी पहुँच गई हमारी कहानी पहुँच गई 4k स्क्वायर माइनस का 24k तक इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करें, कहना भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, 2 ही टर्म दिख रहा है, तीसरी टर्म है ही नहीं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड तो लगाएंगे नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड भी नहीं लगाएंगे, मतलब एक ही है वो, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। कभी भी 2 टर्म देखें तो डायरेक्ट कॉमन लो। क्या कॉमन आ रहा है, कहना भैया 4 आ रहा है और k आ रहा है, कॉमन लेना आपको आता है, k दोनों में दिख रहा है ना, और 4 और 24 किससे डिवाइड हो सकते हैं, तो कहना 4 से, सबसे बड़ा नंबर 4 है तो दोनों को एक साइड डिवाइड कर सकता है, इसलिए 4 भी कॉमन ले लिया। डिवाइड कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। 4k स्क्वायर को अगर 4k से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा k। माइनस के 24k में से अगर 4k कॉमन लेंगे, मतलब 4k से डिवाइड करेंगे तो k से k कट जाएगा, आंसर आ जाएगा -6। यहाँ पे वैल्यू आ गई 0। अगर 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, इसमें भी ब्रैकेट लगा दूं, अगर 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब है या तो फर्स्ट वाले ने 0 दिया है या और करके सेकंड वाले ने 0 दिया है। अगर सेकंड वाले ने 0 दिया तो यहाँ से k की वैल्यू 6 आ गई, और यहाँ से अगर 0 दिया तो 4 0 के पास चला गया तो वो भी 0 हो गया, तो k की वैल्यू 0 आ गई। तो आपके 2 आंसर आ गए, k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 6। ठीक है, अब आपको क्या दोनों ही आंसर रखने हैं कि किसी एक को मना करना है। याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी 2 आंसर आए तो पूछ लिया करें उनसे, कहना हमें दोनों आंसर चाहिए कि एक चाहिए। जरा ध्यान से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात यही है ना, ये बहुत स्टार लगा के लिखना, और यही इंपॉर्टेंट बात है। क्या, k की 2 वैल्यू भाई, अगर तुम k कौन है, कहना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म रहता है वो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c होता है, और हम बोल देते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई मतलब एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। एग्जिस्ट करने का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तब जब a 0 नहीं होगा। जिस दिन a 0 हो गया क्वाड्रेटिक थोड़ी लीनियर बन जाएगी, तो a 0 नहीं होना चाहिए। a कौन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, k। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट ही तब करेगी जब k नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये बात हम लिखते नहीं है ना, जबकि हमें कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें तो हमें ब्रैकेट में लिख देना चाहिए कि यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है। ये बात हम लिखते नहीं, तो हमारा एक ये k का आंसर 0 कभी हो ही नहीं सकता, तो यहाँ तो k का आंसर 0 आ रहा है, तो हम इसको नेग्लेक्टेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। क्यों, कारण क्या है, कहना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी 0। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो वो एक्स स्क्वायर से टकराएगा, मल्टीप्लाई होगा और एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो सिर्फ लीनियर इक्वेशन बचेगी। और हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो लीनियर क्या करेंगे, तो इसलिए ये आंसर नहीं है आपका, सिर्फ आंसर ये है k इक्वल टू 6। इसको नेग्लेक्टेड लिख देते हैं। रीजन लिखना है तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्रैकेट में नेग्लेक्टेड लिख देते हैं, है ना। कारण भी और छोटा आंसर लिखना तो ऐसे लिख दो k नॉट इक्वल टू 0, k 0 नहीं हो सकता, आपका तो 0 आ रहा है, इसलिए हमने नेग्लेक्टेड कर दिया। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में ना, जल्दबाजी में अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए ना कभी, तो लोग क्या करते हैं, इसमें 6 और -6 दोनों ऑप्शन देते हैं, तो लोग ना जल्दबाजी में दोनों आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं क्या, कि k 0 नहीं हो सकता, है ना। कारण आपको पता चल गया। हाँ,
इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे ना, क्या ना, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा इक्वल टू जीरो, तो यहाँ ब्रैकेट में ए नॉट इक्वल टू जीरो जरूर लिखें, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ठीक है, ये हम लिखना भूल जाते हैं हर बार। चलो बस 2 ही क्वेश्चन थे इसमें, हाँ 2 ही क्वेश्चन थे, दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, और बहुत आसान एक्सरसाइज है ना। इसमें अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना भी सीख लिया, जो कि पहले नहीं था। जबकि आप देखेंगे ना, जो आपके सीनियर्स रहे हैं उनकी जो बुक रहती थी पुरानी वाली, उसमें ना नंबर ऑफ एक्सरसाइज ज़्यादा थी, तो उसमें एक क्वाड्रेटिक फार्मूला की एक अलग से एक्सरसाइज थी, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर की एक्सरसाइज थी, है ना। लेकिन अब जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है उससे ना वो एक्सरसाइज हटा दी है, तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला का कोई यूज़ नहीं है। तो कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, कहीं भी यूज़ कर लेते हैं। पहले पर्टिकुलरली बोला जाता था कि इस क्वेश्चन को सीरीज-आधार या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करो। अब सिर्फ फैक्टराइजेशन है आपके पास, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस कर दिया, लेकिन आपको आना दोनों चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों को तो आप जो अभी पिछला क्वेश्चन था उसमें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही करोगे ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला सिलेबस में है ना, उसके पर्टिकुलरली बोला नहीं गया कि इसी मेथड से करो। ठीक है, आप लगा सकते हो उसको, क्योंकि फार्मूला भी बुक में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। ग्रोव मतलब होता है कि एक छोटा सा गार्डन जिसमें नंबर ऑफ ट्रीज लगे हों, है ना, एक अपना गार्डन जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हों। किसके लगे, मैंगो के। हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ से ना डबल है। ट्वाइस मतलब इंटू 2, याद रखना, ट्वाइस मतलब इंटू 2 मतलब डबल है। एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, जो उसका एरिया है। किसके बारे में बात चल रही है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, मतलब रेक्टेंगुलर एक गार्डन है जिसमें मैंगो के पेड़ लगे हुए हैं। जो गार्डन का डायमेंशन है ना, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से डबल है। ठीक है, अगर ब्रेथ मान के चलो 5 है, तो लेंथ डबल होगी, 10 मीटर हो जाएगी। और जो उस पूरा गार्डन का जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। क्या ऐसा डिजाइन करना पॉसिबल है? अगर है तो फाइंड करो। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये वर्ड प्रॉब्लम है ना, इससे बहुत रियलिटी वाले क्वेश्चन बनते हैं, है ना, डेली लाइफ वाले। आपके पास एक गार्डन है, ठीक है, आपके पास एक गार्डन है, गार्डन भी छोड़ो, आपके पास एक 800 मीटर का प्लॉट पड़ा हुआ है। आपने बोला कि भाई मैं इसमें एक गार्डन बनाऊंगा जिसमें आम के पेड़ लगाऊंगा, ठीक है, लेकिन जो गार्डन है वो रेक्टेंगुलर शेप में बनाऊंगा। शेप में तो आप किसी भी बना सकते हो, आपको रेक्टेंगुलर पसंद है। आपने बोला कि मैं ना लेंथ ना ब्रेथ से डबल रखूंगा। अगर मेरी ब्रेथ 20 है तो लेंथ 44 होगी, ठीक है, तो रखूंगा। तो क्या आप आर्किटेक्चर से पूछोगे क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, मतलब ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन बन सकता है? क्योंकि आपने सोचा है, जैसे नहीं लोग सोचते कि ना यार साइकिल में 2 टायर, किसी ने सोचे होंगे कि ना साइकिल में 2 टायर आगे पीछे लगा के चलाते हैं, है ना, किसी ने 4 सोचे होंगे। तो आप अभी सोच रहे हो, इम्प्लीमेंट कब होगा पता चलेगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं। कैसे पता चलेगा पॉसिबल है कि नहीं? डी पे। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लेंगे और इसका डी निकालेंगे। अगर डी पॉजिटिव आया या 0 आया तो पॉसिबल है, क्योंकि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और वो भी रियल करेंगे। और अगर डी नेगेटिव आया तो रियल रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब रियल नंबर ही पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम मना कर देंगे कि ना जो हम सोच रहे थे कि लेंथ जो है ब्रेथ से डबल होनी चाहिए वो पॉसिबल नहीं है, कुछ और चेंज करो भाई, ट्रिपल कर लो या 1/2 कर लो, जो भी। तो किसकी मदद, पता चला करना क्या है हमें। सबसे पहले डी निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके डी निकालेंगे। डी पॉजिटिव या 0 आया तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है पॉसिबल। ये इसलिए तो डी इतना जरूरी है। नहीं तो सोचो लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व भी करने बैठ जाते, बाद में उनको पता चलता सॉल्व करने के बाद, अरे यार रूट तो रियल ही नहीं आए, फालतू हमने सॉल्व करी, फालतू टाइम खराब हुआ हमारा। तो लोगों ने क्या करा, डी निकाल दिया कि भाई पहले ही डी निकाल लो, नेचर पता चल जाएगा रूट्स का, तो आगे बढ़ो सॉल्व करने के लिए, नहीं तो रुक जाओ। ठीक है, चलो वर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने आता है। कैसे करते हैं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व? फाइंड वाली आखिरी लाइन पढ़ेंगे, लेंथ और ब्रेथ के बारे में पूछा हुआ है, तो लेंथ को x मानेंगे, लेंथ को x माने कि ब्रेथ को माने। तो देखो लेंथ किस पे डिपेंड कर रही, ब्रेथ पे, क्योंकि जो इतनी ब्रेथ होगी लेंथ उसके डबल होगी, तो हम ब्रेथ को x मानेंगे। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव। लेंथ कितनी, ब्रेथ कितनी मान ली, x, और यूनिट क्या चल रही, मीटर चल रही, तो x मीटर। ठीक है, ये आपने ब्रेथ मान ली। अगर आपने ब्रेथ मान ली तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ग्रेव इक्वल्स टू, लेंथ क्या है, हुज लेंथ इज ट्वाइस एट ब्रेथ, मतलब ब्रेथ में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो लेंथ आ जाएगी आपकी। ठीक है, और क्या दिया हुआ है आपको, एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है,
एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, ये उन्होंने दिया हुआ है। आपको मालूम है ये तो उन्होंने दिया है, आप कैसे निकालते एरिया? तो आप बोलते भैया एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, मैंने कहा ठीक है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 800, ठीक है। लेंथ कितना है, कहना x, नहीं 2x, और ब्रेथ कितना है, कहना x इक्वल टू 800। सॉल्व करा दिया, बन गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। 2 उस साइड डिवाइड में चला गया क्योंकि x की वैल्यू निकालना, तो ये बन जाएगा 400, सही है। अब x की वैल्यू निकालना है, तो आप मुझे बताओ जरा, अगर x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर बराबर 400 है, एक्स स्क्वायर बराबर 400 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, सॉल्व मत करो है ना, इस साइड ले आओ। पहले मैं क्या है, हमें चेक करना है, उन्होंने बोला कि पॉसिबल है कि नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना, पहले आपको उनको ये बताना है कि पॉसिबल है कि नहीं, फिर इसके बाद डायरेक्ट आंसर निकालना है, मतलब आंसर निकालना है अगर पॉसिबल है तो। हम चाहते हो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैं रुक गया, क्यों? क्योंकि मैंने देखा यार इसमें तो पूछा है कि पॉसिबल है कि नहीं, मतलब पहले डी निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट सॉल्व मत करो, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता, यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 20 आ जाएगी, लेकिन हम रुकेंगे, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, तो सबको इस साइड लेके आ गए, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू में 0 कर दिया। अब क्या निकालेंगे इसका डी, तो इसको सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर किससे करोगे, कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वल टू 0, और यहाँ बोल देंगे कि ए नॉट इक्वल टू 0 है ब्रैकेट में, ताकि हमारी गलती होने के चांस ही खत्म हो जाए। कंपेयर करके बताओ, तो आप बोलोगे कि ए के बाजू में ए की वैल्यू 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाजू में ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर के बाजू में 1 है, यहाँ x के बाजू में b है, लेकिन यहाँ तो x वाली टर्म ही नहीं है, अगर टर्म ही नहीं है तो b की वैल्यू 0 होती है ना। क्यों होती है, क्योंकि x वाली टर्म है, उसे हम 0x लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिखते नहीं है क्योंकि 0x का कोई मतलब नहीं है, तो अगर कोई टर्म नहीं है तो उसकी जगह 0 लिख दो। और c कितना है, कहना -400, ठीक है, c मिल गया। नेचर कैसे पता चलोगे पॉसिबल है कि नहीं, d की मदद से, d निकलवाओ भाई, है ना, ये 400 थोड़ा अच्छे से लिख लो, d बराबर -400, है ना। चलो डी निकलवाओ, डी है आपका ABC है, आप डी कितना है, अगली बार से ना अपन यहां से लिखना शुरू करेंगे, है ना, तो यहां से लिखते हैं तो जगह कम बचती। डी कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर माइनस 4AC। चलो निकलवाओ, बी की वैल्यू 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस का 4, ए कितना 1, और सी कितना माइनस का 400। टोटल डी कितना आ गया, टोटल डी आ गया माइनस माइनस प्लस, है ना, 1600। तो डी पॉजिटिव आया, हाँ आप बोलोगे डी पॉजिटिव आया क्योंकि 1600 पॉजिटिव नंबर होता है। डी ग्रेटर देन 0 आ गया, अगर डी ग्रेटर देन 0 आ गया आपका, देयरफॉर, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर जो आप रेक्टेंगुलर गार्डन डिजाइन करने की सोच रहे हो, है ना, वो पॉसिबल है, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेक्टेंगुलर गार्डन या ग्रोव इज पॉसिबल टू डिजाइन। जो आपको रेक्टेंगुलर ग्रोव बनाना है ना, या रेक्टेंगुलर गार्डन जो बनाना है, जिसकी लेंथ ब्रेथ से डबल हो, वो पॉसिबल है ना। क्यों, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 आया, मतलब रूट्स जो है वो रियल आने वाले। अब उन्होंने बोला इसे सॉल्व करो, तो सॉल्व करो भाई। अब सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसके, क्योंकि हमें पूरा बताना भी तो है कि लेंथ और ब्रेथ कितनी है, तो सॉल्व करने के लिए वापस इसी इक्वेशन को उठाएंगे। आप बोलोगे वापस इसी को उठाएंगे, हाँ, एक्स स्क्वायर बराबर 400, सॉल्व करो, मतलब डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लो, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लूँ दोनों साइड, स्क्वायर रूट ले लूँगा तो यहाँ देखो प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ 400 आ जाएगा और रूट लग जाएगा। अब भी सिखाया था आपको, पहले प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस रूट 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का। तो एक्स की वैल्यू, दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी आ गई, दो वैल्यू एक्स की वैल्यू, एक आ गई आपकी +20, एक आ गई -20। आप +20 रखेंगे, है ना, और -20 को नेगलेक्ट कर देंगे, -20 को नेगलेक्टेड कर देंगे। क्यों नेगलेक्ट करेंगे, आप रीजन आप बताओ, बुक में रीजन नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ नेगलेक्टेड लिख दो। रीजन लिखना तो वो आपकी चॉइस है। रीजन इसलिए कि जो एक्स क्या है, आपकी लेंथ है या ब्रेथ है, जो भी है, एक्स आपकी ब्रेथ है, और जो लेंथ और ब्रेथ रहती है वो नेगेटिव नहीं होती, तो क्या लिखना पड़ेगा, ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ब्रेथ है तो ब्रेथ लिख दो, ब्रेथ कांट बी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों होगी, आपको एक बात बताओ, मैं बोलूँ यार यहाँ से लेके 10 मीटर चले जाओ, आप चले जाओगे, मैं बोलूँ -10 चले जाओ तो आप कैसे जाओगे, इसलिए लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती।
अब अपन कपड़ा खरीदने नहीं जाते कि ना 5 मीटर का कपड़ा दे दो, आप उससे ये बोलोगे कि -5 मीटर का कपड़ा दे दो, वो कहेगा कहाँ से दे दूँ -5 का, 5 का होता है, तो इसलिए लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए नेगलेक्टेड। तो आपका आंसर आ गया ये। तो एक्स आपने क्या माना था, ब्रेथ, तो आपकी ब्रेथ कितनी आ गई 20 मीटर, एंड में आपको ये ब्रेथ लिखना है, और लेंथ कितनी आ जाएगी 20 × 2 40 मीटर। तो आपने क्वेश्चन को करने का तरीका देखो जरा। पहले उन्होंने एक वर्ड प्रॉब्लम दी और आपसे बोला कि इसे चेक करके बताओ कि ये पॉसिबल है कि नहीं, जो मैं अपना इमेजिनेशन कर रहा हूँ ये पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो इसका वैल्यू भी बताओ। तो सबसे पहले हमने इसकी मदद से वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करा हमने, यहाँ रुक गए हम। फिर हमने पॉसिबल है कि नहीं किसकी मदद से बताया, डी की मदद से। डी निकाला, डी पॉजिटिव आया तो हमने बोला पॉसिबल है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो यहाँ छोड़ी थी, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व मत करना क्योंकि ये लिखा हुआ है ना पॉसिबल है कि नहीं, डायरेक्ट कर दोगे तो यार वो थोड़ा अनएथिकल लगेगा। उन्होंने बोला कि पहले चेक करके बताओ फिर सॉल्व करना, आपने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है ना। तो हम थोड़ा एक स्टेप रुक के करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला भी वर्ड प्रॉब्लम ही है। चलो क्या है अगला वर्ड प्रॉब्लम, टिंग टिंग टिंग। अगला वर्ड प्रॉब्लम है, कहाँ गया, अगला वर्ड प्रॉब्लम में, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइंड देयर प्रेजेंट एज, सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर वाज 48। उन्होंने बोला कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है क्या, अगर है तो उनकी एज बताओ, है ना। तो आपने ऐसे ही मन में कोई भी प्रॉब्लम बना ली कि ना मेरे 2 फ्रेंड हैं, है ना, उन दोनों फ्रेंडों की एज जो है वो 20 ईयर्स है, लेकिन 5-4 साल पहले उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है। ये पॉसिबल है कि नहीं। देखो कितना अच्छी चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सोचो कि आप मन में कुछ भी सोच रहे हो, है ना, कि यार मेरे 2 फ्रेंड हैं, दोनों की एज का सम 20 है, 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 हो सकता है क्या कि नहीं। आपने सोचा, बिना कुछ सोचे आपने सोच लिया। अब मैथमेटिक्स आपको ये बता देगी कि आपने सही सोचा है कि गलत, ये पॉसिबल है भी या नहीं, है ना। कैसे, वो आपके पास पूरा प्रोसेस है। आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, डी निकालेंगे, डी पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा तो पॉसिबल है, नेगेटिव आया तो मना कर देंगे कि पॉसिबल ही नहीं है भैया, ऐसा रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी वर्ल्ड में पॉसिबल है। इमेजिनेशन में तो हम कुछ भी करते रहते हैं। तो आपने कुछ भी सोचा, मैथमेटिक्स ने ये बता दिया आपने सही सोचा कि नहीं, है ना। तो ये मैथमेटिक्स का यही खासियत है जिसे लोग थोड़ा समझ नहीं पाते, है ना, कि यार गलत समझते हैं कि ना मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं फालतू। आप सोचो ना कितनी सारी चीज़ें इसी बिहाफ पे सॉल्व हो रही हैं कि आपको एक कमरा डिजाइन करना है जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है और आपको चाहिए कि लेंथ जो है ब्रेथ से डबल हो, पॉसिबल है कि नहीं। तो आपने जल्दी मैथमेटिक्स से करा, पॉसिबल है। और आपने ये भी बता दिया सामने वाले को जो कॉन्ट्रैक्टर है या आर्किटेक्चर है कि मुझे ना मैंने ही बना लिया भैया 20 ये रखो 40 ये रखो, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करा कि खुद ही सब कुछ बता दिया उनको कि हमें लेंथ ब्रेथ से डबल रखनी है और ये रखनी है। सपोज करो 800 मीटर का घर है ना, और आपको लेंथ ब्रेथ से डबल रखनी है, तो लेंथ ब्रेथ से डबल रखनी है तो ब्रेथ को 20 रख लो, लेंथ को 40 रख लो, अपने आप 800 मीटर स्क्वायर पूरा कवर हो जाएगा और आपका घर भी बन जाएगा और जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। ये किसकी मदद से हुआ, मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे हर चैप्टर की अपनी खासियत है ना। चलो तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं। तो कहाँ से शुरू करेंगे, वही एज है तो हमको मानना पड़ेगा। तो लेट प्रेजेंट एज कितने, 2 फ्रेंड को नाम दिया है क्या, हाँ सही दिया। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की प्रेजेंटेज क्या मान ली, x ईयर। तो सेकंड की क्या मानेंगे, प्रेजेंटेज ऑफ सेकंड फ्रेंड, है ना। सेकंड फ्रेंड की एज क्या मानोगे आप, आपको मालूम है y नहीं मान सकते क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, उसमें एक ही वेरिएबल होता है। और अब मैंने आपको एक चीज़ पहले भी सिखाई है, पहले इक्वेशन में अगर कभी भी सम दिया है दो चीज़ों का सम दिया है और उसमें से सम मान के चलो 20-50 है, और अगर उसमें से एक टर्म को आपने x मान लिया तो जो दूसरी टर्म होगी वो 50 - x होगी। हमेशा सम में से वो टर्म को घटा दो, तो दोनों की एज का सम कितना है 20, और अगर आपने फर्स्ट को x ईयर मान लिया तो दूसरे को उसमें से घटा दो सम में से, तो 20 - x। देखो दोनों का सम करोगे 20 वापस आ जाएगा, कहना ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है 4 ईयर एगो, मतलब 4 साल पहले, तो 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट 48 होना चाहिए। तो चेक करते हैं, तो 4 साल पहले इसकी एज कितनी रहेगी फर्स्ट वाले फ्रेंड की, उसमें से 4 घटा देंगे। 4 साल पहले मेरी एज आज 20 है, 4 साल पहले 16 हुई होगी, ठीक है। और दूसरे वाले फ्रेंड की 4 साल पहले एज क्या रही होगी, -4, उसमें से भी -4 कर देंगे, क्योंकि प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट थोड़ी दिया है, 4 साल पहले का दिया है, तो इसको नहीं लेंगे 4 साल पहले की। इनका प्रोडक्ट मतलब डॉट लगा देंगे। इनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 48। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई मेहनत का काम नहीं, प्रेजेंटेज लिखी है ना, प्रेजेंटेज का मल्टीप्लाई दिया होता तो इन दोनों का कर देते, लेकिन उन्होंने 4 ईयर एगो का दिया था, तो इसलिए 4 ईयर एगो का कर दिया। तो ये बन गया x - 4, ठीक है। यहाँ कितना बन गया, ये बन गया 16 - का x = 48। मल्टीप्लाई करवाओ जल्दी जल्दी, x जब होगा तो ये 16x माइनस का x² हो गया, माइनस का 4 होगा तो ये 64 हो जाएगा, है ना, और प्लस का 4x हो जाएगा, = 48 हो गया। सॉल्व करेंगे, सारी टर्म को साइड ले जाओ, क्योंकि x² पॉजिटिव चाहिए, है ना। तो x², चल पहले सॉल्व कर लेते हैं। 16 और 4 20 हो गया, तो माइनस का x² एज इट इज, प्लस का 20x हो गया, माइनस का 64 को साइड पहुंचा दिया, तो ये बन गया 112। 8 4 12 2 5 1 6 4 10 11 112, है ना, 112। सबको उस साइड ले गए, राइट हैंड साइड। क्यों ले गए, क्योंकि मुझे x² हमेशा पॉजिटिव चाहिए रहता, तो x² पॉजिटिव हो गया, लेकिन 20x नेगेटिव हो गया, है ना, 20x नेगेटिव हो गया, और ये माइनस का 112 हो गया, =0 हो गया, ठीक है। अब मुझे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, क्यों, क्योंकि मुझे पहले चेक करना है। उन्होंने बोला कि पहले चेक करो द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं। तो चेक कैसे करते हैं, डी की मदद से। डायरेक्ट ए लिख दें आप, है ना, कंपेयर तो आप कर ही लेंगे। अगर क्वेश्चन लंबा चला जाए ना, तो ये नहीं लिखना रहता आपको कि कंपेयर विथ ये, डायरेक्ट लिख दो ABC, है ना। ए आ गया 1, बी आ गया -20, और सी आ गया आपका 112। सी कितना आ गया, 112। क्या बोला मैंने, अगर क्वेश्चन पहले से ही बहुत लेंदी है, एक पेज में चला जाता है, तो फिर ज़्यादा मत करो, क्योंकि एक्स्ट्रा करने के नंबर नहीं मिलेंगे आपको, है ना। लेकिन उस चक्कर में क्वेश्चन छूट जाएंगे बाकी के। डी निकालो, b² - 4ac, b की वैल्यू 20 नहीं -20, अच्छे से लिखो यार, b की वैल्यू -20, तो -20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112, c की वैल्यू 112, मल्टीप्लाई करवाओ भाई, ये हो गया 400, है ना, माइनस का ये कितना हो गया 844, अरे ये तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, माइनस का 48। डी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ये देखो डी नेगेटिव आ गया। अगर डी नेगेटिव आया, क्या आया, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंस डी लेस देन 0, देयरफॉर following situation is not possible। ये जो सिचुएशन है जो आपने बनाई, ये प्रॉब्लम कि 4 साल ले, ये 4 साल पहले मेरी दोनों फ्रेंड को एज 48 हो सकती है कि नहीं, अगर उनका जो सम है आज प्रेजेंट एज का सम 20 है, तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है कि उनकी एज कुछ भी कर लो आप, है ना, एक की ए 20 की, है ना, कुछ भी, तो उन दोनों का प्रोडक्ट 48 नहीं हो सकता कभी भी 4 साल पहले, ये उन्होंने बोल दिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का सेंस ही नहीं बनता। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व भी करोगे तो रियल नंबर नहीं आएंगे, मतलब उनकी एज ऐसी नहीं आएगी 5 8 आ गई, 12 16 आ गई, ऐसी नहीं आएगी। उनकी एज आ जाएगी आइटा के फॉर्म में, आइटा, दूसरे फ्रेंड की एज आ जाएगी 3 आइटा, है ना, आइटा², ऐसी एज आएगी, तो रियल नंबर नहीं है, ठीक है। तो आपके फ्रेंडों की एज वो है, रियल नंबर नहीं होगी, तो आपके फ्रेंड भी रियल नहीं होने चाहिए फिर तो, है ना, तो वो कहानी बन जाएगी। इसीलिए आपने जो सोचा वो गलत सोचा, ऐसा केस नहीं हो सकता। तो इस प्रॉब्लम का ये मतलब है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आई और आपने सॉल्व कर ली और आप खुश हो गए। मतलब भी तो समझो क्या ना यार, कितनी सही चीज़ है मैथमेटिक्स कि मैंने कोई दिमाग में कोई चीज़ सोची, वो सही है कि गलत, मैथमेटिक्स ने मुझे बता दिया, ठीक है। चलो ये भी समझ में आ गया कि आपकी जो एज है वो रियल नहीं आने वाली, मतलब आइटा के फॉर्म में आने वाली है ना। चलो आप कोई रियल प्रॉब्लम सोच के देखना, पक्का आंसर आ जाएगा। रियल प्रॉब्लम का मतलब, सपोज करो आपके एक फ्रेंड की एज है 10, एक फ्रेंड की, दूसरे फ्रेंड की एज है मान के चलो 15 मान लो, ठीक है। दोनों की आज प्रेजेंट एज का सम कितना मान लिया, 25। 4 साल पहले एज कितनी रही होगी इसकी, इनकी 6, इनकी कितनी रही होगी, इनकी रही होगी 11, ठीक है, 6 और 11। उनका 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना होगा, 66। अब आप क्वेश्चन बनाना घर पे, आप बनाना अपनी मर्जी से कि आपके 2 फ्रेंड हैं, उनकी जो सम है एज का, सम ऑफ एज वो आ रहा है 25, और जो 4 ईयर एगो है, 4
ईयर एगो, जो उनकी एज का प्रोडक्ट है, एज प्रोडक्ट, वो कितना आ जाए 66। ऐसे घर पे क्वेश्चन बना लो 66, अरे कहाँ गया 66 है ना, ये हटा दो, फिर आप देखोगे कि पॉसिबल है कि नहीं, आपको पता चलेगा हाँ पॉसिबल है, और आंसर भी आ जाएगा कितना आएगा 10 और 15, बिल्कुल पॉसिबल होगा। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल होगा। तो आपको ऐसे बनाना है घर पे। तो आपने जो सोचा वो गलत सोचा है ना, फिर आपको लगा हो कि यार मैं सही सोच के बताऊं, तो सही उनकी एज लो और फिर करो, फिर आपको पता चलेगा हाँ यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आंसर देती है वो सही देती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा आखिरी क्वेश्चन है ना, जल्दी कर लें भाई। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर? एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पैरामीटर 80 मीटर हो और एरिया कितना हो, ये मीटर स्क्वायर ऊपर है ना, ये ऐसा लिखा हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, मिसप्रिंट हो गया वो मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो अगर किसी रेक्टेंगुलर पार्क का जो पैरामीटर है वो है 80 मीटर और जो एरिया है वो 400 मीटर है। ठीक है, तो क्या करें, करते हैं है ना, क्या वेरिएबल मानना पड़ेगा क्या, क्योंकि इस बार तो दिया ही नहीं हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है, एक वेरिएबल से दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इस बार आपकी मजबूरी है कि आपको दो वेरिएबल मानने पड़ेंगे। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ कितनी मान ली आपने x, और यूनिट क्या लेंगे आप मीटर, ये x मीटर मान ली। ब्रेथ को क्या मानेंगे आप, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क मान लिया आपने y मीटर। आप बोलोगे भैया अब क्यों y मान रहे हैं, आप तो बोलते हो ना कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इस बार पॉसिबल ही नहीं बन पा रहा, एक चीज दूसरे पे डिपेंड ही नहीं है। अगर वो लेंथ ब्रेथ पे डिपेंड करती होती तो मैं लेंथ कुछ मानता, ब्रेथ को कुछ मानता, लेंथ अपने आप आ जाती। ठीक है, तो फिर क्या ना भैया तो दो वेरिएबल हो जाएंगे, नहीं हम उसको एक ही में चेंज कर लेंगे आगे जाके, लेकिन हम स्टार्टिंग में कोशिश करते हैं कि दो आए ही ना, आने ही नहीं चाहिए दो, लेकिन अगर आ रहे हैं तो फिर हम एंड में जाके चेंज कर लेते हैं उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो आप कैसे आगे कैसे बढ़ पाएंगे हम, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम दो वेरिएबल नहीं मान सकते, लेकिन हम टालने की कोशिश करते हैं जब तक चीज़ें टल जाएं, क्या नहीं हम एक से ही करेंगे काम, लेकिन अगर दो आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, हम बीच में चेंज कर लेंगे। कैसे, वो आप इस क्वेश्चन में देख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दे दी, पैरामीटर कितना दिया है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर है ना पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क मतलब रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। आपको मालूम है रेक्टेंगुलर का पैरामीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 बाहर और लेंथ प्लस ब्रेथ, ये दिया हुआ है 80 मीटर। 2 अपनी जगह, लेंथ आपको मालूम है x से, ब्रेथ को आपने y माना, ये आ गया 80, 2 से डिवाइड कर दिया 80 को उस साइड जाके, तो ये बन गया 40 मीटर, ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। फिर मैंने इस बार वही गलती कर दी, यहाँ से लिखना चाहिए था, यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है यार, अगली बार सुधार लेंगे। फिर दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या गिवन दिया, एरिया, एरिया कितना दिया, एरिया दिया 400 मीटर स्क्वायर, जबकि आपको मालूम है एरिया कितना होता है, क्या ना भैया लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 400 दिया हुआ है। लेंथ है आपकी x, ब्रेथ है आपकी y, मतलब 400 दिया हुआ है। ये तो दो इक्वेशन बन गई भैया, मैंने बोला हाँ दो इक्वेशन बन गई। अब इन दो इक्वेशन को हम एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, एक वेरिएबल में। कैसे करेंगे देखो, फ्रॉम फर्स्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी एक इक्वेशन को पकड़ा, ये आसान है, इसको पकड़ा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज करनी। आप बोलोगे कि मैं y की निकाल लेता हूं, है ना, y की वैल्यू निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो y की वैल्यू कितनी आएगी, x उस साइड चला जाएगा 40 - x। ठीक है, ये वैल्यू कहां पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। आप बोलोगे मतलब आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया बातों बातों में, हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, दूसरे में पुट कर दी, ताकि वो वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा, है ना, और पूरा इक्वेशन में एक ही वेरिएबल दिखेगा, कितना दिखेगा 400 - x। देखो y की जगह 400 - x लिख दिया, इक्वल्स टू 400 - x थोड़ी 40 - x होगा, है ना, वही तो दो जगह 400 कैसे हो सकता है, x और 40 - x। सॉल्व करो भाई, अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 40x माइनस का x² बराबर 400। सबको उस साइड ले जाओ, राइट हैंड साइड। क्यों राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, क्योंकि x² पॉजिटिव चाहिए रहता है। जैसे ही आप उस साइड ले जाएंगे तो x² पॉजिटिव हो गया, माइनस का 40x हो गया और प्लस का 400 तो था ही। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, अभी आपने चेक नहीं हुआ कि ये पॉसिबल है केस की नहीं। चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, d,
जरा बताओगे ए कितना आएगा, A1 आएगा, B -40 आएगा और C जो है वो 400 आएगा। तो आप जब D निकालेंगे तो B² -4AC से निकालेंगे। तो B मतलब -40 का स्क्वायर जो कि 1600 आएगा, माइनस का 4, A मतलब 1 और C मतलब 400 आएगा। ठीक है, तो ये तो भाई क्या 1600 और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर भी 1600 होगा भैया। तो D0 आ गया। मैंने बोला बहुत बढ़िया, D0 आ गया। D0 का मतलब पता है क्या है, रूट्स जो आएंगे वो रियल आएंगे और इक्वल आएंगे, मतलब दोनों आंसर सेम आने वाले, बिल्कुल दोनों आंसर सेम आने वाले। ठीक है, ये पहले ही पता चल गया। अब क्या करें, कहना भैया हाँ ये पॉसिबल है। ठीक है, तो D greater than 0 आया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि D greater than 0, सिंस D greater than 0 है, सिंस D greater than 0 therefore following situation possible, following situation possible। ये जो केस है ये पॉसिबल है, जो आपने सोचा है कि हम इस तरीके का रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करेंगे जिसका पैरामीटर हम 80 मीटर रखेंगे और एरिया 400 मीटर स्क्वायर रखेंगे, ऐसा हमने दिमाग में सोचा और ये पॉसिबल है, मैथमेटिक्स ने आपको बता दिया। अब आप कॉन्ट्रैक्टर को ये बताएंगे कि भाई लेंथ इतनी रखो, ब्रेथ इतनी रखो, उसके लिए आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आप उसको पूरा बता देंगे तो वो खुश हो जाएगा, कहना यार इन्हें तो सारी चीजें बता दी मुझको। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। सब कुछ मिटा रहा हूं, है ना, सब कुछ मतलब इतना पोर्शन मिटा देता हूं, है ना। कौन से मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर कभी भी नहीं लिख के दिया है उन्होंने कि किस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, अगर उन्होंने कभी लिख के ही नहीं दिया है कि किस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप यकीन माने, मतलब यकीन क्या, आपको हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, सीधा-साधा। फैक्टराइजेशन मेथड जब तक बोला ना जाए मत करना, लेंदी होता है, छोटे क्वेश्चनों के लिए अच्छा है। जब बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, इस टाइप के 1600 फैक्टर बन रहे हैं, तब वो अच्छा नहीं होता, है ना। आप सीधा-साधा से करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस का 40x प्लस का 400 इक्वल टू 0। कंपेयर करो तो a मिल गया 1, b मिल गया -40 और c मिल गया 400। ये तो आपको पहले से ही पता था, है ना। बाय सीरीधराचार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट में b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a, यही होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कराओ, माइनस b की वैल्यू -40, एक माइनस पहले से था तो ये हो गया प्लस का 40, बहुत बढ़िया, प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू अभी आप निकाल चुके हो, कितनी निकाली आपने, b² माइनस 4ac की वैल्यू 0, तो फिर से उतना वापस मत जाओ पूरे वैल्यू रखने पे, है ना, पहले निकाल चुके। 2a मतलब a की वैल्यू 1 तो 2 हो गया, प्लस माइनस 0 मतलब कोई मतलब नहीं है लिखने का, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपको पता चला कि x की वैल्यू आ गई आपकी 40/2, है ना। तो x आ गया कितना, 20, ये आपका x आ गया, x की वैल्यू आपकी 20 आ गई। अगर आपकी x की वैल्यू 20 आ गई तो क्या ना भैया दूसरा आंसर कहाँ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो दो आंसर पॉसिबल है, तो दूसरा आंसर भी क्या है, x बराबर 20, मतलब x की दो वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दोनों ही इक्वल आएंगी। क्यों इक्वल आएंगी, क्योंकि D0 था तो रूट्स रियल और इक्वल आने थे, तो रियल तो है 20, इक्वल मतलब दूसरा रूट भी 20 होगा। क्या ना भैया x मिल गया, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी हो गई, 20 मीटर रख दो। ठीक है, कोई भी वैल्यू उठा लो वो तो 20 आने वाली, दोनों सेम है। ब्रेथ कितनी होगी, तो ब्रेथ के लिए आपने क्या करा था, आपको पता था, अभी आपने एक इक्वेशन मिटा दी, मैंने यहाँ पे लिखी थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, x + y = 40, है ना। तो x की जगह 20 रख दोगे आप, y = 40, तो y की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी आपको, 20, तो आप यहाँ पे भी 20 रख देंगे, y की वैल्यू 20 मीटर। तो अगर आप लेंथ को 20 मीटर रखेंगे, ब्रेथ को 20 मीटर रखेंगे, तो जो आपको पैरामीटर आएगा वो 80 मीटर आएगा, और जब आप एरिया निकालोगे तो वो 400 मीटर स्क्वायर आएगा। तो आपने बिल्कुल जो दिमाग में सोचा कि ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है कि नहीं, जिसका पैरामीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। ये मैथमेटिक्स ने आपको बता दिया, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि आप लेंथ को 20 मीटर रख लेना और ब्रेथ को 20 मीटर रख लेना, है ना, तो बिल्कुल ही पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर कर लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला का अलग से क्वेश्चन नहीं हुआ करते थे, लेकिन हमने इनमें यूज़ करना सीख लिया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज़ करा जाता है। अलग से क्वेश्चन नहीं बनाए उनने, है ना। ठीक है, तो आपका ये 4.3 कंप्लीट हो गया है और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।